ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, न्यूज़ पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज़ पावर की ब्रेकिंग न्यूज़ में आज एक ऐसी ताबड़तोड़ न्यूज़, एक जिला यूनिट की, जिसे राजनीति की राजधानी भी कहा जाता है। उस राजनीति की राजधानी और समाजवाद की धरती, शायद आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे यह न्यूज़ और कहाँ की हो सकती है, जो पूरे प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देती हो, जहाँ से राजनीति की निकली हुई चिंगारियाँ पूरे प्रदेश का परिदृश्य बदल देती हों और रातों रात राजनीति की हवाएं अपना दिशा बदल लेती हों। उस राजनीति की धरती से, उस महान आजमगढ़ से, समाजवाद की क्रांति भूमि से, वहाँ के जिला अध्यक्ष ने एक ऐसी ताबड़तोड़ इंटरव्यू किया जिसको सुन के समाजवादियों का दिल तो गदगद होगा, लेकिन दूसरी तरफ वहीं बीजेपी के लोगों में दिल की धड़कनें रुकने लग जाएंगी, मांसपेशियां फूलने लग जाएंगी, यदि वो उस बात की गहराइयों को समझ पाए। उस बात की गहराई का टेस्ट समझने के लिए आपको जाना होगा 2022 के 10 सीटों के परिणामों तक। यह वही आजमगढ़ की धरती है जहां पर बीजेपी का सफाया कर दिया। रमाकांत यादव के पुत्र खुद विधायकी का चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाए और वहां से भी कुल मिला के 10 की 10 सीटें समाजवादियों के छोले में करनी है। राज्य अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में तो ये समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चला राज्य स्तर का, ये सदस्यता अभियान का स्टेटस कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि आप राष्ट्रीय अधिवेशन भी अटेंड करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन भी अटेंड करना है आपको, तो पार्टी के जिले की कार्यकारिणी का स्टेटस क्या है? थोड़ा सा आप जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनता जो जानना चाहती है कि हमारी पार्टी में क्या चल रहा है। देखिए, अभी तो हमारा सस्ता अभियान पूरा हुआ है और उसमें हमारे करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में प्रारंभिक सदस्य बने हैं और करीब 5,000 से लगाया 5,500 तक सक्रिय सदस्य। पर बूथ हमारे एक सक्रिय सदस्य और पर बूथ हमारे 50 प्रारंभिक सदस्य, तो इससे ज़्यादा यह गाँव में हुए हैं। और एग्जैक्ट फिगर अभी आई नहीं होगी या एग्जैक्ट फिगर आ रही है, आज में आ जाएगी। हमारा सम्मेलन होने जा रहा है, सम्मेलन की तैयारियां भी हमने पूरी कर लिया है, लोग जाएंगे वहाँ पर। तो राज्य अधिवेशन में जो लोग जा रहे हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन दोनों अलग अलग डेट पर रखा गया है, तो जो लोग जा रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? बाई बस जाएंगे, कैसे जाएंगे? पार्टी की तरफ से व्यवस्था है या लोग व्यक्तिगत तौर पर जाएंगे? नहीं, हर विधानसभा वाइज व्यवस्था है। अच्छा, विधानसभाओं के लोग व्यवस्था साथ में बस लगाए हैं, गाड़ियाँ लगाई हैं। अच्छा, उसके माध्यम से लोग वहाँ पहुँचे। तो उनको सबको लोग जो भी सदस्य यहाँ पर बने होंगे जाने के लिए उनका कार्ड बनाए होंगे, विजिटिंग कार्ड भी कोई बन के बना के दिया जाएगा? हाँ, उसका कार्ड भी सबको मिलेगा, फाइल मिलेगी। अच्छा, और जो प्रस्ताव हम लाएंगे उस प्रस्ताव कापियाँ मिलेंगी, उन प्रस्ताव कापियों को लोग अध्ययन करेंगे, उसमें डिबेट में भाग लेंगे तो पूरा हमारी तैयारी है। उसकी फाइल सबको मिल जाएगी और कार्ड भी मिल जाएगा उससे सबको। तो ये कुछ अधिवेशन के अंदर कुछ खास पॉइंट होने वाले हैं? अब चूँकि इस बार तो आपके 2024 बहुत नज़दीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या कुछ नया रचनात्मक कोई इसमें पूरे देश प्रदेश की संगठन की इकाइयाँ सब भंग हैं। 28 को प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, चुनाव होना है और 29 को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। इसके बाद उन लोगों का जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके अनुसार वह लोग जिला संगठन को और राज्य संगठन को राष्ट्रीय संगठन को और बूथ
उस संगठन को, विधानसभा संगठन को बनवाने का काम करेंगे। और उसके बाद हमारे संगठन बनने के बाद हमारी बैठकें बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिले स्तर पर होंगी। और हम प्रत्येक गांव में कम से कम 200 लोगों को हम लोग पार्टी के लिए वो कार्यकर्ता चुन करके अगले 2024 के चुनाव के लिए हम लोग कमेटियां तैयार करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। और ये हमारी पूरी तैयारी 2024 के लिए हम पूरी कमर कस करके 2023 में कब तक आपको लगता है कि कम्प्लीटली आप तैयार हो जाएंगे 2024 की टीम के लड़ने के लिए? आपने जो हम 2022 में तैयार हो जाएंगे, अभी तो हमारा समय बाकी है। अभी दिसंबर तक आप लगता है कि आप कंप्लीट फाइटिंग टीम तैयार हो जाएगी आपकी? दिसंबर तक पूरी फुल पार्टी टीम, राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, विधानसभा, ब्लॉक, सेक्टर और बूथ। तो क्या आपको इस बार लगता है कि जो बूथ लेवल पर निष्क्रियता थी, थोड़ी सी नोटिस हुई थी पिछली प्रबंधन की व्यवस्थाओं में, तो क्या उन कमियों को दूर करने के लिए हम उस पर हम लोगों का अध्ययन हुआ है, उस पर चर्चा भी हो गई है। उन कमियों को दूर करके जो भी हमें कमी नजर आएगी उसको ठीक करने का काम। ठीक है, तो ये बात यहीं पर राष्ट्रीय अधिवेशन के रिगार्डिंग जिला अध्यक्ष का जो ओवरव्यू था वो आपके सामने है। इसके अलावा और सर कुछ कहना चाहेंगे पार्टी के कुछ फ्यूचर प्लानिंग के? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के जो आज के वातावरण में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति, भारतीय जनता पार्टी के पूंजीवादी रवैये से आज पूरे देश में जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, हमारा मजदूर जो गरीबी के कारण, महंगाई के कारण परेशान है, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा जो नौजवान है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई इस कदर है कि गरीब तो और गरीब हो गया, मध्यम क्रम के जो लोग थे, मध्य वर्गीय लोग थे, उन लोगों की भी कमर टूट गई। अब एक तरफ केवल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि उनके चंद पूंजीपति माला माल हो जाए, बाकी सब लोग गरीब हो जाएं। और गरीब हो जाएंगे तो हमको इस देश पर राज करना आसान, क्योंकि गरीबी पे धर्म और जात के दोनों जो मसले होते हैं वो गरीबी में ही जाने चलते हैं। इस कारण भारतीय जनता रीढ़ तोड़ दो तो खिंचवा रहेंगे, जिधर चाहो घुमा लो, जिधर चाहो। भारतीय जनता पार्टी हिटलर के रास्ते पर चल रही है। हिटलर की भी यही मान्यता थी कि लोगों को इतना गरीब बना दो वो अपने जीने को ही अपना सौभाग्य समझे। तो उनके सामने जो भी रोटी के टुकड़े फेंकोगे वो उसी के लिए मुताबिक है। तो आज के पेपर में आपने देखा होगा योगी जी कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय डबल कर दी, ये हमारे डबल इंजन का प्रताप है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में, जो नागपुर की उनकी यूनिवर्सिटी है वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। अगर दुनिया में अगर झूठ बोलने वालों की कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता गोल्ड मेडल लेके आएंगे, ओलंपिक जीत के आएंगे। यही उनको सबसे बड़ी खूबी। वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं आरएसएस का चरित्र वो झूठ पे झूठ, गलत को सच साबित करने में वो नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है और सही को गलत साबित करने की उनके यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। गलत को सही साबित करने आप कहना चाह रहे हैं योगी जी ने जो ये कहा कि किसानों की आय जो है डबल हो गई और ये डबल इंजन की सरकार का प्रताप है, क्या ये किसानों की आय डबल नहीं हो गई? किसानों की आय और घट गई। तेल महंगा, बिजली महंगा, खाद महंगी, सभी सामान महंगे, कीटनाशक दवाएं महंगी, तो आमदनी बड़ी घटी। हमारा रेट तो जहाँ का था, आज तो उसके पास सेविंग ही नहीं है। जब किसान से पूछो वो कहता है मेरे पास तो सेविंग बची नहीं है ही नहीं है। ये योगी जी चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनके जितने नेता हो, भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार एक अमिट सत्य बन चुका है। उस अमिट सत्य के इतिहास को मोड़ना और रोकना दोनों ही एक नामुमकिन स्टोरी बन चुका है और जिसका परिणाम हो रहा है कि आज एसडीएम और तहसीलदार के गिरेबान तक
आम जनता के हाथ पहुंच रहे हैं और बदनाम आम जनता हो रही है और FIR सत्ता की शक्ति से उन लोगों पे हो रही है कि उन्होंने हाथ उठाए। अपराधी वो हैं, लेकिन वो अपराधी नहीं जिन वजहों से उन्हें हाथ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन वजहों की सज़ा किसे मिलनी चाहिए? क्या उन राजनेताओं को जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं, वो पार्टी प्रमुखों को जो नैतिकता के नाम पर अनैतिकता का शंख बजा रहे हैं? क्या भारतीय राजनैतिक चरित्र का इतिहास में ऐसी ही सनातन संस्कृति की व्यवस्था थी जिसका उद्घोष आपने न्यूज़ पावर के इसी शुरुआती दौर में आपको सुनाया गया? सनातन संस्कृति का धार्मिक उद्घोष, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसकी अगली कड़ी है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्या ये तहसीलदार और SDM के गिरवान तक पहुंचने वाले हाथ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां की परिणति नहीं है? यह कैसे तय किया जाएगा? क्या पक्षपात से या न्यायिक पारदर्शिता से? यह तय करना होगा प्रशासन और देश की सनातनी सत्ता की डुप्लीकेट हिंदू धर्म के सर्वधर्म रक्षकों से। आदरणीय आदित्यनाथ जी बतौर CM जो अपना जिंदा रहते ही अपना मंदिर बनवा चुके हैं, एक नई धर्म संस्कृति के संस्थापक बन चुके हैं, एक नए इतिहास के पन्ने में धर्म की एक नई परिभाषा जो सनातन संस्कृति का अपमान कही जा सकती है और भारतीय संविधान का अवमूल्यन कहा जा सकता है। इन सारी बातों पर, इन सारे मुद्दों पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी डबल हो गई, वहीं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक हुंकार भरता है एक जिला अध्यक्ष, कहता है कि किसानों की आय डबल नहीं हुई, छूट की आय डबल हो चुकी है। किसानों की आय डबल नहीं हुई, छूट की आय डबल हो चुकी, क्योंकि किसानों के पास तो सेविंग ही नहीं है। उन्हें अपने बच्चों की दवा के लिए पैसे नहीं हैं, या तो उन्हें ज़मीनें बेचना पड़ रहा है या ज़मीनों और गहनों को जो उन्होंने अभी तक बनाया था 2014 से पहले जो अर्न करके सेव करके रखा था, अब उन्हीं को गिरवी रख रहे हैं। आज सुनारों की दुकानों पर जाके पता करिए, 50% से अधिक से गाँव की पॉपुलेशन ने अपने पुराने गहनों को वहाँ पर गिरवी रख दिया है। तब कोई अपने चाचा की दवा के लिए गिरवी रख रहा है, कोई अपने बाप की दवा के लिए गिरवी रख रहा है, तो कोई अपने भाई को बचाने के लिए गिरवी रख रहा है, कोई अपने बच्चे को बचाने के लिए गिरवी रख रहा है। उसके पास इतना भी पैसा नहीं, उसके परिवार के लोगों के पास इतना भी आय नहीं कि वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के बुजुर्गों की रक्षा कर सके और उनकी दवा के लिए आगे आ सके। क्या इसी को समाजवाद कहते हैं? ये बीजेपी का समाजवाद है? ये वो जिसके ऑफिस के ऊपर तिरंगा तक नहीं फहराया जाता, वो गणतंत्र दिवस और वो भारतीय स्वराज की बात करते हैं और अमृत पर्व की बात करते हैं। जिन्हें अमृत से मतलब न पर्व से मतलब, क्योंकि पर्व पवित्रता का संकेत है और पवित्रता इस बात में कहीं नहीं दिखाई देती कि एक व्यक्ति CM की कुर्सी पर बैठ कर अपने ही लोगों से एक अवैध जमीन पर अपना ही मंदिर बनवा दे। यह नैतिकता के सर्टिफिकेट किसी भी भारतीय राजनीतिक इतिहास या दुनिया के किसी भी राजनीतिक इतिहास में नहीं साबित किया जा सकता। यह देश का दुर्भाग्य है। भारतीय सनातन संस्कृति के बहुसंख्यक मैं तो कहता हूँ 98%, सिर्फ 2% लोग भारत को ठीक जिस तरह से अंग्रेजों के समय अंग्रेजों से मिल करके वही विद्वेष था, मुसलमानों को परेशान करना उस वक्त भी वही था, और जिसके चलते लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों को निमंत्रित किया। वही मक्कार, वही गद्दार, वही देशद्रोही आज भी भारतीय सनातन संस्कृति को समाप्त कर जमा दे काला धन। हाँ, काला धन वापसी लाने के लिए उन्होंने कहा था, नोटबंदी किया था। नोटबंदी किए थे कि नोटबंदी किए थे कि सब लोग पैसा जमा कर देंगे, वो 100% उसमें ज्यादा से ज्यादा काला धन आएगा और वह जो असली पैसा एक तरफ हो जाएगा, काला धन एक तरफ हो जाएगा। वह काला धन हम जनता को बराबर बांट देंगे। आज तक तो बटा आज नहीं बटा, न काला धन कितना है भी नहीं पता
और ना जनता के बीच में गया। इन्होंने ये टैक्स लगाया, कौन टैक्स कहा जाता है? जीएसटी टैक्स। पहले उन्होंने कहा कि 1 कंट्री 1 टैक्स, हाँ, और आज जीएसटी मल्टीपल टैक्स हो गए हैं। हाँ, जीएसटी हर स्तर पे उसका टैक्स लग रहा है 12 से और 15 उसकी वजह से जनता को महंगाई की मार झेलना पड़ रहा है। आना होगा 2022 के 10 सीटों के परिणामों तक। यह वही आजमगढ़ की धरती है जहां पर बीजेपी का सफाया कर दिया। रमाकांत यादव के पुत्र खुद विधायकी का चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाए और वहां से भी कुल मिला के 10 की 10 सीटें समाजवादियों के छोले में यदि किसी ने डाला तो उस धरती की यह चिंगारी 2024 के क्रांति पथ की यात्रा की बुनियाद पर रहा। हम एक ऐसे जिलाध्यक्ष से आपका परिचय कराएंगे जो समाजवादी राजनीतिक इतिहास के परिदृश्य में और एक प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में क्या ऐसे लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, एक ऐसे चरित्र की उपस्थिति होनी चाहिए जहां पर सामंती चरित्र कभी समाजवाद के रास्ते और उसके पैरामीटर और उसकी प्रायोरिटी को बदलने की दुस्साहस करते रहते और समाजवाद बदनाम होता। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हर बात पर एक खुला विचार रखते हैं और सच्चे समाजवाद की बुनियाद को ईंट भरने की हर अंतिम कोशिश करते हैं। मैं ऐसे माननीय जिलाध्यक्ष, शायद दूसरे जिलाध्यक्षों को भी यह बात सीखनी और समझनी होगी कि हम बात सच्चे समाजवाद की बुनियाद पर राजनीति की बैसाखी को पकड़े हुए हैं तो उस राजनीति की बैसाखी को तलवार में बदलने के लिए राजनीति के सही रास्ते से गुजरना होगा और उसके बुनियादी बातों पर अपनी खरी खरी बातों को रखने की आदतें भी पैदा करनी होगी। तभी हमारी अगली पीढ़ी को एक नया दिशा निर्देश मिल पाएगा और तभी तहसीलों और तहसीलों के थानेदार बने, तहसीलदार और एसडीएम जिनके गिरेबान तक इन भाजपाई सामंती शक्तियों के हाथ पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बता दिया कि वास्तव में तहसीलें दलाली के अड्डे बन चुके हैं और इसी आजमगढ़ की धरती पर बार बार हो रही तहसीली हालात पर ये शायद आजमगढ़ के राजनीति के इतिहास में पहली बार लिखा जा रहा है जहां एसडीएम और तहसीलदार खुलेआम पीटे जा रहे हैं ऑफिसों के अंदर। यही न्यूज़ पावर की एक टीम ने यहाँ के डीएम से यह मांग की थी कि जिस प्रकार आप संपूर्ण समाधान दिवस मनाते हैं उसी प्रकार न्याय पर चर्चा का एक दिवस भी निर्धारित महीने में कर लीजिए और खुले मंच से सभी बुद्धिजीवियों को, जिले के बुद्धिजीवी और सभी महान एडवोकेट्स और तमाम जुडिशरी सिस्टम के लोग और ये थानों और तहसीलों को बेचने वाले लेखपाल और थानेदार दोनों की उपस्थिति में न्याय पर चर्चा की जाए और वो मुकदमे जो 10 साल से पेंडिंग हैं उसके कारणों की तह तक जाया जाए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि 60 से 70% मुकदमे आपकी न्याय पर चर्चा के कार्यक्रम में ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, डीएम साहब नहीं तैयार हैं। वो शायद जैसे मानो राष्ट्रद्रोह जैसा व्यवहार हो और उसका दुष्परिणाम मित्रों, उसका दुष्परिणाम मात्र 2 महीने भी नहीं हुआ इस प्रपोजल के, आज एसडीएम और तहसीलदार खुद सामंती सत्ता के द्वारा पीटे जा रहे हैं। कारण उसके बुनियादी सच तक जाना होगा। किसी का पक्ष और विपक्ष हम नहीं ले रहे, लेकिन गलतियां दोनों तरफ से हैं। न्याय की तस्करी और दलाली की सुपारी किसी भी संविधान के मूल्य की रचना नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ उसकी अवमानना का इतिहास हो सकता। आज हर गली चौराहे पर न्याय की तस्करी और दलाली की सुपारी एक व्यवहारिक सत्य बन चुका है। तो उसके लिए जिम्मेदार ये बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले, वीडियो से लेकर के डीएम तक की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग क्या अपने आप को सीबीआई के हवाले करके ये बात साबित कर पाएंगे कि वो दलाली के हिस्से नहीं हैं? यदि हैं तो अब जनता उब चुकी है। अपनी ही सत्ता, अपनी ही सरकार में, अपनी ही प्रशासन के लोगों से जनता इस कदर उब चुकी है कि तहसीलदार और एसडीएम के गिरेबान तक पहुंच चुकी है। ये जो लोग अनुदान देंगे, जो लोग मदद करेंगे, उसका रिकॉर्ड आप रखेंगे।
आज भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि उसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, न शो करने की जरूरत। कोई जितना चाहे उतना दे ले। और भारतीय जनता पार्टी तो ये कैसे कहा जा सकता अकूत है? संपत्ति ये ब्लैक मनी को रोकवा रहे हैं या बढ़वा रहे हैं? ब्लैक मनी को बढ़वा रहे हैं। ब्लैक मनी इनके यहाँ इनको मिल रही है, ब्लैक मनी आई कहाँ? इनके लोग अब विदेशों में जमा कर रहे हैं। विदेशों में जो ब्लैक मनी थी वो जो लाने की बात कह रहे थे, वो ब्लैक मनी जहाँ की तहाँ कोई आई, 1 रुपए की ब्लैक मनी। मतलब पिछले 3 सालों के अंदर जब सारी तरफ हाहाकार मचा हुआ था तो उस समय ब्लैक मनी कई 100 गुना वहाँ बढ़ गई और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। तो वो इंडिया में कंट्रीब्यूशन कहाँ, जब सब चारों तरफ महामारी थी, जिसका मतलब वो ब्लैक मनी थी, ब्लैक मनी थी। ये तय करना होगा प्रशासन और देश की सनातनी सत्ता की डुप्लीकेट हिंदू धर्म के सर्वधर्म रक्षकों से। आदरणीय आदित्यनाथ जी बतौर सीएम जो अपना जिंदा रहते ही अपना मंदिर बनवा चुके हैं, एक नई धर्म संस्कृति के संस्थापक बन चुके हैं, एक नए इतिहास के पन्ने में धर्म की एक नई परिभाषा जो सनातन संस्कृति का अपमान कही जा सकती है और भारतीय संविधान का अवमूल्यन कहा जा सकता है। इन सारी बातों पर, इन सारे मुद्दों पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी डबल हो गई, वहीं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक हुंकार भरता है। एक जिला अध्यक्ष कहता है कि किसानों की आय डबल नहीं हुई, छूट की आय डबल हो चुकी है। किसानों की आय डबल नहीं हुई, छूट की आय डबल हो चुकी, क्योंकि किसानों के पास तो सेविंग ही नहीं है। उन्हें अपने बच्चों की दवा के लिए पैसे नहीं हैं, या तो उन्हें ज़मीनें बेचना पड़ रहा है या ज़मीनों और गहनों को जो उन्होंने अभी तक बनाया था 2014 से पहले जो अर्न करके सेव करके रखा था, अब उन्हीं को गिरवी रख रहे हैं। आज सुनारों की दुकानों पर जाके पता करिए, 50% से अधिक से गाँव की पॉपुलेशन ने अपने पुराने गहनों को वहाँ पर गिरवी रख दिया है। तब कोई अपने चाचा की दवा के लिए गिरवी रख रहा है, कोई अपने बाप की दवा के लिए गिरवी रख रहा है, तो कोई अपने भाई को बचाने के लिए गिरवी रख रहा है, कोई अपने बच्चे को बचाने के लिए गिरवी रख रहा है। उसके पास इतना भी पैसा नहीं, उसके परिवार के लोगों के पास इतना भी आय नहीं कि वो अपने बच्चों की, अपने परिवार के बुजुर्गों की रक्षा कर सके और उनकी दवा के लिए आगे आ सके। क्या इसी को समाजवाद कहते हैं? ये बीजेपी का समाजवाद है? ये वो जिसके ऑफिस के ऊपर तिरंगा तक नहीं फहराया जाता, वो गणतंत्र दिवस और वो भारतीय स्वराज की बात करते हैं और अमृत पर्व की बात करते हैं। जिन्हें अमृत से मतलब न पर्व से मतलब, क्योंकि पर्व पवित्रता का संकेत है और पवित्रता इस बात में कहीं नहीं दिखाई देती कि एक व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर बैठ कर अपने ही लोगों से एक अवैध जमीन पर अपना ही मंदिर बनवा दे। यह नैतिकता के सर्टिफिकेट किसी भी भारतीय राजनीतिक इतिहास या दुनिया के किसी भी राजनीतिक इतिहास में नहीं साबित किया जा सकता। यह देश का दुर्भाग्य है। भारतीय सनातन संस्कृति के बहुसंख्यक मैं तो कहता हूँ 98%, सिर्फ 2% लोग भारत को ठीक जिस तरह से अंग्रेजों के समय अंग्रेजों से मिल करके वही विद्वेष था, मुसलमानों को परेशान करना उस वक्त भी वही था, और जिसके चलते लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों को निमंत्रित किया। वही मक्कार, वही गद्दार, वही देशद्रोही आज भी भारतीय सनातन संस्कृति को समाप्त कर उसकी डुप्लीकेट देशद्रोही संस्कृति वाले पाखंडी, कर्मकांडी, बुज़दिल हिंदू धर्म के संस्थापक बन करके भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी भी भारतीय सनातन संस्कृति इस बात का इजाज़त नहीं देती कि तुम सीएम हो इसलिए अपनी मूर्तियां भी बनवाओ, अपने मंदिर भी बनवाओ। जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी जी को, जवाब देना होगा सीएम योगी जी को। यदि हम अपने भक्तों के पर्दे पर इस तरह का अभद्र खेल खेलेंगे कि सरकारी संपत्ति का मंदिरों के नाम पर कब्जा करवाएंगे और उस पर अपने ही मंदिर बनवाएंगे, ये दुनिया का सबसे घृणतम कार्य हो सकता है, लेकिन नैतिकता का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। यह सोचना होगा भारत के 98% लोगों को, क्या उनकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि श्री राम के उस धनुष को
धनुष की मर्यादा को लेकर कोई पुरुष से सीएम बन गया जिस पर 307 से लेकर 302 के मुकदमे रहे हों, खुद ही अपने मुकदमे वापस लेता है, उसके बाद धर्मात्मा घोषित कर देता है। ये कौन सी दुनिया की संस्कृति और धार्मिक व्यवस्था हो सकती है? ये शायद सिर्फ जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी का ताबड़तोड़ जवाब। नक्शा बदला, बीजेपी का विनाश होगा 2024 में। जय भारत, जय गीता,